तो बांधवगढ़ में एक टाइगर हुआ करते थे, भीम, जो बहुत लहीम सहीम हट्टे कट्टे थे और बहुत फेमस। कई लोग ये कहते थे कि उसमें 100 हाथियों की ताकत है। वो नहीं रहे तो उनके बेटे थे जिनका नाम पड़ा छोटा भीम। भीम के बेटे हैं और महामन टाइग्रिस के बेटे हुए, मतलब इनकी पैदाइश थे। वो एक फंदे में फंस के इंजर्ड हो गए बहुत बुरी तरीके से और उनकी मौत हुई। छोटे भीम चले गए और पुजारी आ चुका है, तो पुजारी मेल कप्स को नहीं छोड़ेगा। पुजारी कौन था? वो भीम का भाई। लेकिन टाइगर्स में रिश्ते ऐसे नहीं होते। बिल्कुल। छोटा भीम गए, उनके दोनों बच्चे गए। एक टाइगर की मौत से 2 टाइगर और मरे। पुजारी कोई विलन नहीं है, मैं पुजारी को विलन नहीं मान रहा हूँ। यहाँ पे नेचर है। पोचर्स इतने खतरनाक होते हैं कि एलिफेंट में उनको कुछ नहीं मिलता सिवाय दांत के। हाँ, दांत। पूरे हाथी को मार के गिरा देते हैं, सूंड काट करके। पूरा उसका आगे का पूरा हिस्सा, क्योंकि दांत अंदर तक घुसे होते हैं। कमीने इंसान ने एक जाल लगाया। किसके लिए लगाया ये अभी तक साफ नहीं है, पर शरारत तो थी। शरारत गुनाह है, ये गुनाह है। उस एक आदमी की गलती से 3 बेजुबान की जान चली गई। नमस्कार, आदाब। हमारी ज़िंदगी जो है वो तजुर्बों से बनती है और हमारे तजुर्बे हैं बहुत सारे कहानियाँ, किस्से जो हम पर बीती है। लेकिन कहानी किस्से उनके पास भी होते हैं जो बेज़ुबान हैं, जिनके पास अपनी आवाज़ नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जिन्हें हम जानवर कहते हैं। उन जानवरों के किस्से सुनाने के लिए हमारे साथ हैं शेर खान और आसिफ खान और खान शाह। तो शुरू कर रहे हैं शेर खान का ये पॉडकास्ट, जंगल जिंदाबाद। क्या बात है जमशेद भाई, चमक रहे हैं आप। हाँ, आप भी। और आपकी माशाल्लाह जो तबीयत है वो बहुत अब बिल्कुल सुधार हो गए और आप बिल्कुल पहले वाले अपने मोड में आ गए। तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज क्या सुनाने वाले हैं आप? क्या है कहानी हमारी? तो आज बांधवगढ़ चलेंगे। और बहुत अच्छी कहानी, मैं नहीं कहूँगा कि है, खुशी वाली कहानी नहीं है। तो बांधवगढ़ में एक टाइगर हुआ करते थे, भीम, जो बहुत लहीम सहीम हट्टे कट्टे थे और बहुत फेमस। इतना कि कई लोग ये कहते थे कि उसमें 100 हाथियों की ताकत है। मतलब इतने लहीम सहीम थे वो। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर इन बांधवगढ़ वो माने गए थे। वो नहीं रहे तो उनके बेटे थे जिनका नाम पड़ा छोटा भीम। छोटा भीम जो हैं वो भीम के बेटे हैं और महामन टाइग्रिस के बेटे हुए, मतलब इनकी पैदाइश थे वो। और ये इलाका है खितौली। तो बांधवगढ़ में 3 जोन हैं, ताला, मगधी, खितौली। और एक टाइम था जब खितौली लोग नहीं जाते थे, इवन मगधी भी नहीं जाते थे, ताला 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 करते थे। बट धीरे धीरे मगधी भी उतने अच्छे टाइगर हुए वहाँ पे और खितौली में। ये कितना बड़ा एरिया होगा ये ताला कितना? काफ़ी बड़ा। ओके। और खितौली में अच्छी चीज़ क्या, वहाँ पे ब्लू बिल यानी कि नील गाय, वाइल्ड डॉग, तो प्रेबेस बहुत अच्छा है, चीतल वगैरह। और वहाँ पे भी साइटिंग बहुत अच्छी होने लगी। तो मतलब बांधवगढ़ इस समय कहा जाए कि उनके तीनों जोन में अच्छी वाली साइटिंग है। और छोटा भीम तो ऐसा मतलब माना जाता था कि कोई निराश ही नहीं लौटता था। वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली टाइगर। और हर साइटिंग में दिख ही जाते थे। ऐसा लोगों का नहीं, निराश नहीं करते थे वो किसी को। बट अभी कुछ दिन पहले ही वो एक फंदे में फंस के इंजर्ड हो गए बहुत बुरी तरीके से और उनकी मौत हुई। और पोस्टमार्टम जब उनका हुआ तो पता चला कि हालांकि वो फंदे से फंस के नहीं, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें हार्ट फेल की वजह से उनकी मैंने पढ़ा था हृदय गति रुकने से हुआ। हालांकि ये जो फंदा था वो वायर था, स्कूटर में जो क्लच वायर होता है वो होता है, उससे वो फंसे थे। यूजुअली ये बहुत पुरानी एक टेक्निक है जो गांव वाले या पोचर वाइल्ड बोर या किसी और जानवर को मारने के लिए करते हैं, फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए, मारने के लिए करते हैं। वो इसमें फंस गए और जब वो फंसे तो उन्होंने पूरी जोर लगा खींचना शुरू किया। जैसे जैसे खींचा वो टाइट होता चला तो गले पे गहरा निशान पड़ गया। हालांकि उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ दिया तो बच गया, वरना वो
मतलब सफोकेशन से मर जाते वहीं पे। बिल्कुल। और क्लच वायर जो होता है गाड़ी का, ये वो था। फिर 30 नवंबर को उनको भोपाल लाया गया ट्रीटमेंट के लिए। वन विहार जो भोपाल का है काफ़ी बड़ा, जिसे नेशनल पार्क भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी उसका नाम दिया गया है, वो काफ़ी बड़ा है। और भोपाल के जितने भी मतलब मध्य प्रदेश के इस तरीके से जो इंजरीज होती हैं या टाइगर जब बहुत क्रिटिकल होते हैं, हर जंगल में वेटनरी डॉक्टर होते हैं हालांकि जी, लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं तो उन्हें भोपाल लेके आया जाता है। और ये जू भी है। अच्छा। और बेसिकली उसको ये भी माना जाता है कि भोपाल का जो ऑक्सीजन का सेंटर है वो ये है। करेक्ट। इतना घना है, इतना सब कुछ है वहाँ पे। तो ये भोपाल लाए गए। हाँ, 30 तारीख को रेस्क्यू करके वो भोपाल लाए गए। वो भी एक टूरिस्ट ने देखा अच्छा। कि छोटा भीम जो है वो उसके गले में सफोकेट हो रहा है। नहीं, गले में निशान है, निशान है। ओके। क्योंकि जख्मी था वो। ओके। तो जंगलात वालों को पता चला, टीमें बनाई गई, पेट्रोलिंग टीम, हाथी से भी पेट्रोलिंग हो, वो टीम भी बनाई गई। और करीब 3-4 दिन के बाद छोटा भीम उन्हें मिले। तो गले पे काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ गया था, तो उन्हें ट्रैंकुलाइज किया गया। पर आपको क्या लगता है ये कैसे हुआ होगा? क्या ये किसी तरह का कोई कॉन्स्पिरेसी की इसमें आपको लगती है? नहीं, इसमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये फंदा टाइगर के लिए इतना हल्का फंदा नहीं लगाया जाएगा। वो हो सकता है लगाया भी गया हो हो, भी सकता है, बट लापरवाही भी हो सकती है कि किसी ने क्लच वायर चेंज कराने वो फंदा बना के लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि फेंका हुआ था उसमें फंस गया वो। हाँ। वो प्रॉपर वो मतलब एक जाल कह लें, जो ट्रैप जो होता है। मैं पोचिंग वाले एंगल से इसको देखने की कोशिश कर रहा था। भैया, अगर मैं कह रहा हूँ टाइगर के लिए था, वाइल्ड बोर के लिए था, किसी भी जानवर के लिए था तो इलीगल ना। बिल्कुल। पोचर्स वहाँ पे थे ना, या गांव वालों की हरकत थी ये। तो इस पर जंगलात वाले खैर एक्शन लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो उनके गले पे, खैर स्टोरी पे आते हैं, गले पे निशान काफ़ी गहरा निशान था जी। तो फिर ट्रैंकुलाइज किया गया पेट्रोलिंग टीम ने उसे। 3 से 4 दिन लग गए थे। फिर उन्हें 30 नवंबर को यहाँ लाया गया भोपाल, जहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं कि साहब वो ट्रैप कैसे वहाँ तक पहुँचा, और अगर पोचर हैं तो वो कौन है। उनको जंगलात वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा। और 3 से 4 दिन आपको ढूंढने में लगे। चलिए मैं मान लेता हूँ टाइगर को ढूंढना कई बार मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे टाइगर तो बढ़ रहे हैं हमारे देश में। हर जंगल में टाइगर अच्छी खासी तादाद में बढ़ रहे हैं। लेकिन उतना सख्त कानून या उतनी सख्ती से उनके पोचर्स और उनसे पेश नहीं आया जा रहा है, जिनकी हिम्मत इतनी खुल गई है कि आए दिन आप देख ही रहे हैं। राइट। पिछले एपिसोड में हमने बताया, यही बात की थी बिल्कुल, कि एक टाइगर को 3 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, उसके केनाइन, उसके नाखून निकाल लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जंगल वालों का वो दिखता है कि अगर आपको टाइगर बढ़ गए तो आपको फिर फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी ना उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी देख रेख के लिए आपको उतनी शिद्दत से काम करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं पे गायब दिखता है। अब इसी तरीके का एक किस्सा 2022 की बात है, दिसंबर महीने की, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी सेम किस्सा हुआ था। ओके। और उसमें वो छुड़ा नहीं पाया था टाइगर, वो मरी थी। जो वो वाला था, यहाँ पे भी वही हुआ, लेकिन मौत तो हुई, और मौत भोपाल में हुई, लेकिन वजह तो वही फंदा था। बिल्कुल फंदा ही था। और एक टाइगर जब जाता है तो कितने टाइगर उसके पीछे बिल्कुल ख़त्म होते हैं। अब ये कहानी दूसरी उस पर आती है कि अब भीम जिस इलाके में थे खितौली के, वहाँ की टेरिटरी हो गई खाली। बिल्कुल खाली हुई, अब वहाँ पे कोई और आएगा। हाँ, अब वहाँ कोई और आएगा। अब उस इलाके में जो दावेदारी थी वो था पुजारी, और दूसरा टाइगर जो था D1, पुजारी और D1। इनके बीच मामला शुरू हुआ कि भाई टेरिटरी खाली है। आप तो जानते हैं, सभी जानते हैं कि टाइगर एक टेरिटरी में रहने वाला वो है, जानवर है बिल्कुल। और कोई और जानवर उसके रहते हुए उसके इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। और टेरिटोरियल फाइट्स में बहुत सारे होते हैं। वहाँ पे पुजारी और इनमें D1 में शुरू हो गया मामला। अब आपको पता है कि टाइगर
सेंट मार्किंग करते हैं अपने टेरिटरी को, अपने इलाके को। तो जब इस दरमियान जब भीम साहब जख्मी हुए, उनको भोपाल लाया गया, तो सेंट मार्किंग नहीं हो रही थी। तो दूसरे टाइगरों ने अपना शुरू किया, जिसमें पुजारी डोमिनेंट था, मतलब पुजारी की वो ज़्यादा रही। फाइनली पुजारी ने ही उस इलाके को कब्जा लिया, और ये जंगल वाले भी जानते थे कि ज़्यादा दिन तक ये टेरिटरी खाली नहीं रहेगी, पुजारी है, बिल्कुल कोई इसकी जगह को भरेगा। हाँ, और अब यहाँ पे हुआ कि पुजारी आएगा। अब पुजारी आएगा तो पुजारी कौन था? वो भीम का भाई, जो पुजारी है वो भीम का ही, छोटा भीम का ही भाई है। लेकिन टाइगर्स में रिश्ते ऐसे नहीं होते। बिल्कुल, कि मेरा भाई है छोड़ दूंगा, बाप बेटे को मारता है, भाई भाई को मारता है, टेरिटरी के लिए लड़ते रिश्तों हैं। की अहमियत नहीं, वो रिश्ता वहाँ सिर्फ सर्वाइवल है। सिर्फ माँ का जो बच्चों से रिश्ता होता है वो एक होता है, उसकी भी एक मियाद है, उसको भी एक मियाद है। वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा उसको माँ ही करेगी। समझेगा। मतलब कुछ टाइम के बाद वो अपने बच्चे जो होते हैं माँ से भी मेट करते हैं, तो उनमें ये हम इंसानों जैसा वो नहीं है सिस्टम। बट ये है कि वहाँ लड़ाई सिर्फ एक चीज़ की होती है, वो है वर्चस्व की, सर्वाइवल की। तो टाइगर अगर टेरिटरी में नहीं है तो दूसरा टाइगर ज़रूर आएगा अपनी उसमें आने के लिए। फिर एक बात मेरा फिर आता है कि एक टाइगर गए, छोटा भीम गए, तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके 2 बच्चे थे उस टेरिटरी में, खितौली में, और उनकी एक मेम साहब थी तारा। ओके। तो उनकी एक फीमेल दोस्त और 2 बच्चे उस इलाके में थे। ख़तरा आप जानते हैं कि अगर छोटे भीम चले गए और पुजारी आ चुका है, तो पुजारी मेल कप्स को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो बड़े होकर के उसके लिए चैलेंज बन सकते हैं। पुजारी अगर उस इलाके में है तो सबसे पहले उन बच्चों को, जो मेल शावक है, उनको निपटाएगा, मारेगा। फीमेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, क्योंकि उनको मेट करना होता है, मीटिंग करनी होती है। तो इसलिए फीमेल का तो, तारा का तो कोई दिक्कत नहीं था, और जो होना था वो हुआ। कुछ ही दिन बाद वहाँ पे एक शावक की मौत हो गई, और वो छोटा भीम का पहला शावक था, राइट, जिसको माना जाता है कि पुजारी ने ही मारा। फिर जंगल वालों को लगा यार कुछ हमें देखना पड़ेगा। दूसरे दिन, कुछ दिन बाद, मतलब रात में बहुत आवाज़ें आई दहाड़ने की, टाइगर की। तो ये पता चल रहा था कि झगड़ा हो रहा है। तो रात में दहाड़ने की आवाज़ें शुरू हुई, तो जंगल वालों को लगा कि टेरिटोरियल मामला है और इसको देखना पड़ेगा। वन विभाग की टीमें गई, काफ़ी डेंस झाड़ियाँ वगैरह फॉरेस्ट था। फाइनली वो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ देखा कि एक करीब 2 साल का जो टाइगर था, वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी पड़ा हुआ था, और थोड़ी दूरी पे ही एक दूसरा टाइगर था जिसको लोग मान रहे थे कि वो पुजारी है, और जो शावक है वो छोटा भीम के बच्चे। तो उन्होंने फटाफट उस टाइगर को उठा करके इलाज के लिए लेके आए, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। तो छोटा भीम गए, उनके दोनों बच्चे गए। एक टाइगर की मौत से 2 टाइगर और मरे। अफेक्टेड होते हैं, चेन सी चलती है। यस। पर एक सवाल, मैं इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो टेरिटोरियल फाइट्स होती हैं टाइगर्स के बीच में, ये कितनी ब्रूटल होती हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाती हैं, या उसका कोई नियम है कि टेरिटोरियल फाइट्स में इस लेवल तक नहीं जाना है, जान से नहीं मारना है, ज़ख्मी करना है, ऐसा होता है? नहीं, ब्रूटल होता है बहुत। मतलब कई बार तो ये होता है कि जब 2 टाइगर मिलते हैं आमने सामने, और मान लीजिए एक 3 साल का है और एक 7 साल का है, साइज़ में बड़ा है। जो साइज़ में बड़ा होता है वो, मतलब जब झगड़ा करते हो ताकत का ही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि एक टाइगर जो है वो सरेंडर कर देता है, उसको मान लेता है कि मैं लड़ूंगा नहीं भैया, मुझे मार डालेगा। तो थोड़ी दहाड़ में 1-2 थप्पड़ में वो निकल लेता है, भाग लेता है, टेरिटरी छोड़ देता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि टाइगर यूजुअली ऐसा नहीं करते, वो लड़ते हैं, और एंड में ये हालत हो जाती है कि इतना ज़ख्मी हो जाता है कि वो दर्द से और ज़ख्म से ही मौत हो जाती है,
और कई बार टाइगर तो उसी समय मार डालता है। तो ये ब्रूटल होता है, कुछ भी नॉर्मल नहीं होता जब वो झगड़ा करते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं कि एक थप्पड़ आपने मुझे मारा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जाओ भाई सॉरी, जमशेद भाई सॉरी वारी नहीं होता उनमें। तो रहने का उनका वही इलाका है, तरीका मैंने कहा है कि वहाँ हर सेकंड चैलेंज है, हर सेकंड खतरा है। समझदारी, ताकत, इन सारी चीज़ों के साथ वो आपको लड़ते हैं। रहना है। लेकिन बच्चे का तो चलिए हो गया। तारा जो फीमेल थी उसके साथ पुजारी है। पुजारी कोई विलन नहीं है, मैं पुजारी को विलन नहीं मानता हूँ। यहाँ पे नेचर है, बिल्कुल नेचर का जो सिस्टम है, जंगल का सिस्टम है, उसके तहत ही वो चल रहा है। ऐसा नहीं कि गुंडा आ गया उसने 2 बच्चे मार दिए। एग्जिस्टेंस की लड़ाई में वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है बस। हम सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं पुजारी को नहीं कहूँगा कि वो विलन था, उसने आया और छोटे भीम के 2 बच्चों को मार डाला और उनकी महबूबा को अपना लिया। सिस्टम है, पीछे जाके चेक करें तो आगे जाके तो पुजारी के साथ भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि जंगल है, वहाँ का सिस्टम यही कहता है। पर इन टेरिटोरियल फाइट्स से बचने के लिए जो जंगलात है उसकी क्या भूमिका होती है इसमें? वो क्या करता है कि क्योंकि इसमें वो भी तो दोनों जख्मी हो सकते हैं, या वो इसको बस होने देते हैं या कभी कभी इंटरवीन करते हैं कि जंगल वाले यूजुअली अगर टेरिटोरियल फाइट होता है, चूँकि टाइगर हमारे यहाँ बहुत कम हो गए, अभी तो बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें वो कोशिश करते हैं कि उनको अलग अलग कर दिया हाथी से जा करके, मतलब ऐसे से संभावना ना बने कि उनकी फ्लाइट। कई बार ऐसा होता है कि टेरिटोरियल फाइट कई बार हो रही है लगातार। एक इलाके में 2 टाइगर उस इलाके को पाने के लिए रोज़ लड़ रहे हैं, या हर दूसरे तीसरे दिन। तो जंगलात वाले कई बार करते हैं, एक टाइगर को थोड़ा सा खिसका देते हैं दूरी पे, चलो यहाँ से हटाओ यार, वरना एक टाइगर कम हो जाएगा। करते हैं इंटरवीन, और उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, क्योंकि एक टाइगर कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जंगल है हमारे पास, जंगल तो आप उनको आगे कर दीजिए। अब जैसे छोटा भीम ही थे, तो मान लीजिए वो इलाज के बाद सही हो जाते और उनको उन्हीं की टेरिटरी खितौली में ले आया जाता, तो एक तो वो रिकवरी से उठते, और तब तक उस टेरिटरी में पुजारी आ चुका है, तो एक फाइट तो इनसे भी बनती थी। पुजारी ऐसे तो नहीं छोड़ देगा, बिल्कुल हाँ, कि आप गए थे 2 मिनट के लिए आपकी कुर्सी पे बैठा था, आप आए तो छोड़ के चला जाएगा। तो पुजारी से जब उनका झगड़ा होता तो वो भी उतना ही रिस्की होता, और शायद अगर वो बीमार और जख्मी है तो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो छोटे भीम के लिए भी खतरा उतना ही था। खैर जंगल के नियम है। यहाँ पे प्रॉब्लम इंसान का है कि एक कमीने इंसान ने एक जाल लगाया, किसके लिए लगाया ये अभी तक साफ नहीं है, किस वाइल्ड बोर के लिए लगाया था, पर शरारत तो थी। शरारत गुनाह है, ये गुनाह है। उस एक आदमी की गलती से 3 बेजुबान की जान चली गई। छोटा भीम जो इतना फेमस कि जितने टूरिस्ट जाते थे वो देख के ही आते थे और खुश होते थे कि छोटा भीम देख लिया, छोटा भीम देख लिया। राइट। अब वो नहीं दिखते, उनके 2 बेजुबान बच्चे वो भी शहीद हो गए। तो एक जो मैं कहता हूँ कि इस धरती का सबसे गिरा हुआ प्राणी जो है वो इंसान है। ये सारी बातें प्रूव करती हैं, मैं झूठी नहीं बोलता, बल्कि ये एक हैशटैग चलाना चाहिए, गिरा हुआ प्राणी इंसान, कि एक इंसान की गलती ने गुनाह ने 3 बेजुबान की जान ले ली। मैं इस आदमी को कभी माफ़ नहीं करूँगा। जंगल वालों की ड्यूटी बनती है कि इसके पीछे जिसका भी हाथ हो, जिसने भी ये घटिया हरकत की है, उसको पकड़ के अच्छे से सज़ा देनी चाहिए। मेरे हिसाब से उसको भी वैसे ही तार वार में लपेट के टांग देना चाहिए। अच्छा, ये जो पोचिंग की जो समस्या है, ऑफ कोर्स ये तो बड़ी है ही है, पर मौजूदा वक्त में इंडिया के फॉरेस्ट के हिसाब से पोचिंग का कितना ज़्यादा असर है, कितना ज़्यादा पोचिंग हो रही है, क्या उस पर कंट्रोल पा लिया गया है, या अभी भी ये बहुत एक फिक्र की चीज़ है? बहुत एक्टिव हैं पोचर्स सारे जंगल में। आप देखिए ना, जो पिछले एपिसोड में हमने बात की विदर्भ की, मतलब किस तरीके से ब्रूटल तरीके से टाइगर मारे गए। महाराष्ट्र में हो रहा है, यहाँ आपको बांधवगढ़ में दिख रहा है, रणथंभौर में है, हर जगह है। इसकी कई वजह है। मतलब टाइगर इज़ लाइक उनके लिए एक सोना है पोचर्स के लिए, जो तस्कर हैं। जंगल में टाइगर बढ़ रहे हैं। अगर टाइगर बढ़ेंगे तो उनको जगह चाहिए। बिल्कुल। उस जंगल से मान लीजिए किसी और जंगल में जाते हैं तो वहाँ प्रेवेश नहीं है, चीतल नहीं है। जंगल का मतलब ये नहीं होता कि खाली पेड़ और सुनसान जगह है। प्रेवेश भी होना चाहिए। यस, उनके लिए होना चाहिए ना प्रॉपर, कि वहाँ पे उनका खाने का सुविधा है या नहीं, पानी है या नहीं। तो एक टाइगर जब
बढ़ गए जंगल में तो टेरिटोरियल फाइट होगी, तो कुछ टाइगर टेरिटरी छोड़ के बाहर निकलेंगे तो वो पोचर का निवाला बन जाते हैं। अच्छा, ये पोचर्स जो हैं वो क्या तरीके अपनाते हैं, कुछ थोड़ा उस पर बताएं अगर आपने थोड़ा देखा हो। जैसे एक तो ये हमने ये मान लिया, ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ, बट वो किस हद तक जाते हैं, क्या क्या करते हैं वो। जैसे मान लीजिए किसी एलिफेंट की पोचिंग करनी है उनको, तो उसके क्या तरीके होते हैं? एलिफेंट में उनको कुछ नहीं मिलता सिवाय दांत के, हाँ, दांत। पूरे हाथी को मार के गिरा देते हैं। हम्म, मतलब उनको तो सीधा गोली मार दो, हेड शॉट, करंट लगा करके, अरे बाप रे। फंदे में फंसा करके, मतलब टाइगर के लिए फंदे वगैरह होता है। हाथी के 2 दांत के लिए आप उतने बड़े बेजुबान को इतना, मतलब क्या मैं बहुत बोलूं, ब्रूटल इमेज थी जो मैंने एक बार देखी थी, अभी जब जहन से निकलती नहीं, जिसमें सूंड काट हाँ करके, पूरा उसका आगे का पूरा हिस्सा क्योंकि यहाँ से दांत अंदर तक घुसे अंदर होते हैं तक ना, घुसे होते तो हैं। थोड़ा नहीं काटते, वो पूरा निकालते हैं, तो पूरा माथे तक काट देते हैं वो। और बस वही हिस्सा लेके बस चले चले जाते जाते हैं हैं। क्योंकि वही उनके काम का है। हाँ, हाथी दांत, और कुछ नहीं, वो कहीं जाके सजावट का सामान बनता है, कोई शौक में घर में टांग देता है। क्या रॉब में आदमी दिखाता है कि भाई देखिए हमारे यहाँ। पोचर्स इतने खतरनाक होते हैं कि जब आप जंगल में पेट्रोलिंग के लिए कोई जाते हैं और पोचर ने आपको देख लिया तो वो आपको मार के रहेगा, मतलब भागना पड़ता है आपको, वो गोली वोली चला पूरा देते हैं, नेक्सस होता है। पूरा नेक्सस। करेक्ट। एक बार बांधवगढ़ की बात थी, हम फुल डे हमारी सफारी थी, इन द सेंस हमारे पास प्रोफेशनल शूटिंग परमिशन होती थी, तो हम बहुत आगे जंगल की तरफ गए, ग्रासलैंड था, तो खट खट की आवाज़ आ रही थी। तो संजय थे और सलीम भाई थे हमारे गाइड और ड्राइवर, तो मैंने कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, खट खट, एक जैसे वुड पैकर होता है खट 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 मारता, वो तो हमें समझ में आ रही है चिड़िया का। वो काफ़ी तेज़ आवाज़ थी, क्योंकि दोपहर में जो टाइम होता है एक, वो टूरिस्ट जिप्सियाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि हम गए थे, तो खाली टाइम कह सकते हैं वहाँ का था। अच्छा। तो हुआ कि थोड़ा आगे लोग, तो सलीम भाई बोले कि लगता है कोई लकड़ी काट रहा है। लकड़ी काटना भी तो अवैध है ना। हाँ बिल्कुल। तो आगे हम बढ़े, समझिए कोई चीज़ आगे खड़ाक से गिरी, तो ये क्या है, वो कुल्हाड़ी थी। मतलब वो कुल्हाड़ी चला रहे थे। फिर हमने जिप्सी रिवर्स किया, हमने आगे कंप्लेन किया कि कुछ कुछ लकड़ियाँ काटी जा रही हैं और हम पे ऐसा ऐसा हुआ। तो पोचर्स तो अगर आपको देख लेंगे तो गोली मार देंगे। इसीलिए काजीरंगा में जो हिसाब किताब है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे AK-47 के साथ लोग पेट्रोलिंग करते हैं जंगलात वाले, और वहाँ पे देखते के साथ शूट एट साइट के ऑर्डर है। क्या देखते हैं ये साथ कि अगर पोचर कोई पोचर है कर रहा है, गोली मार दो। जंगल में कोई ऐसे ही घुस के कर रहा तो वो भी मारा जा सकता है, इसलिए डर है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइनोज के वन हॉर्न जो होते हैं उनके जो उसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आती है उसकी, और इतनी ज़्यादा हुई कि सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ा कि हाँ जी AK-47 से पेट्रोलिंग करो और जो भी दिखता गोली मारो। हालांकि उसके बावजूद भी पोचिंग होती है, फिर भी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो कोई किस्सा हुआ होगा जब पोचिंग के दौरान किसी जानवर ने वो पोचर्स पर हमला कर दिया हो और वो सरवाइव कर गए हों, ऐसा पोचर्स की बॉडी मिली हो, ऐसा हुआ कभी? उनका भी तो अपना नहीं, सर्वाइवल ऐसा- इंस्टिंक्ट होता है। वो बहुत माहिर होते हैं। पहली चीज़ कि वो ऐसा नहीं हमारे आपकी तरह की चले गए दिल्ली से उठ के जाल फंदा लेके और फंसा के मार दिया, नहीं हो सकता। वो लोग पूरे बिहेवियर को जानते हैं। जिस भी जानवर को अगर वो शिकार करने जा रहे हैं तो उनको पूरा बिहेवियर पता है कि टाइगर कैसे मूव करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, और फिर उस तरह से फंदा लगाते हैं। और बहुत पेशेंस इनमें होता है। पोचिंग कभी भी मैं कहता हूँ लोकल की मदद के बिना नहीं हो सकती। कई बार जंगलात वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो सकती जंगल में घुसा किसी ने टाइगर ही आपको निपटा दिए 3-4, नहीं हो सकता। तो लोकल जो होते हैं उनको रहने के लिए जगह देते हैं। वो वहाँ पे महीनों महीनों मेहनत है। और अलग अलग, कभी हम पोचर के प्रजाति भी बात करेंगे कि किस किस टाइप के पोचर होते हैं, इनके गैंग्स हैं अलग अलग, तो वो बहुत एक्टिव उनका नेक्सस होता है। और जैसे किसी गांव वाले के यहाँ जाके रहेंगे, अच्छा, फिर जंगलात वालों के साथ घुल मिल के बात करेंगे कि अच्छा, मतलब हो सकता है किसी गार्ड से बात कर रहा हो, फॉरेस्ट गार्ड से, उसको पता ही नहीं कि वो पोचर है। सारी इन्फॉर्मेशन लगे कि हाँ वहाँ टाइगर दिखा था, अच्छा आज तो वहाँ दिखा, अरे यहाँ इतने टाइगर हैं, यहाँ इतने टाइगर। क्योंकि जब कोई किसी से पूछता है कि आप क्या करते हो तो अपने काम को बताता है हाँ। कि मैं ये करता हूँ जी, मैं बांधवगढ़ के ताला में पेट्रोलिंग करता हूँ। तो अच्छा कितनी टाइगर है, होता है कि वहाँ पे 8, आज कहाँ दिखे थे, आज यहाँ दिखा था। अच्छा तो कितना बड़ा टाइगर है, 2 साल का है, 5 साल का है,
सब बताएगा वो। तो वो सारे इन्फो कलेक्ट कर लिया, अब उसको चाहिए एंट्री, तो रात में वो अपना जंगल में घुस गए और जिस इलाके में उसको शिकार करना है वहाँ पे वो करके चल देते हैं और पकड़े जाते हैं काफ़ी हद तक। संसार चंद मर गया, अच्छा हुआ, मतलब मैं कुछ गाली नहीं दे सकता उसको, मतलब बहुत ही घटिया इंसान। और उसने तो खैर हद अपत किया, तो उसको सज़ा होती, जेल होती, फिर छूटा, अच्छा हुआ, फिर मर गया, क्योंकि फिर वो यही कर रहा था, उसका धंधा यही था। टाइगर ये की कब की स्किन। बात है इनकी? ये तो संसार चंद शायद 2017 में 16 में निपटा है। अच्छा। मरा है, मतलब नाम सुनिए, संसार चंद, और संसार को उजाड़ने की कोशिश कर रहा था। पर उस ज़माने के लिहाज से और आजकल के में जब हम टेक्निक में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए, उससे कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा कि टेक्निक की वजह से पोचर्स को एंटी पोचिंग जो एफर्ट है उनको रोकने के लिए जंगलात के लिए आसान हुआ होगा, कैमरास और ये और वो सारे जो टेक्निक्स आ गई कुछ तो। काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि हम अपने आप में बदलाव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आप टेक्नोलॉजी के भरोसे कितना रहेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि फंदा लगा था, यानी इतनी हिम्मत है ना आपके पोचर्स में या लोकल्स में, आप सख्ती से पेश आओ, आप दुरुस्त तरीके से अपनी पेट्रोलिंग कीजिए। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ आ जाए, ह्यूमन एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा ना। उसकी तो जरूरत, आपने कैमरा लगा दिया, आधे से ज़्यादा ख़राब पड़े हुए हैं। तो सारे सोलर कैमरा होते होंगे, सोलर कैमरा होते हैं, और वो बट अगेन कुछ आपने गेट पे लगा दिए, मतलब आप टूरिस्ट को लेकर के हर चीज़ चेक करते हो, चाहे आईडी हो, चाहे कुछ हो, टाइमिंग से लेकर सब कुछ। थोड़ा सा आपको ये ध्यान पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि जो जंगल के गार्ड्स होते हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। ठीक है, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है, बहुत मिनिमम सैलरी पे काम करते हैं और बहुत कठिन परिस्थिति में काम करते हैं। सड़क भी वही बनाएंगे, मतलब बारिश के बाद जब जंगल खुलते हैं, तमाम जो पेट्रोलिंग है, कहीं बाड़ा बनाना है, कहीं वॉच टावर बनाना है, सब वही लोग करते हैं, दिन रात की काम ड्यूटी, और पैसे कुछ नहीं मिलते। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि उसी एक बंदे को पोचर 50,000 रुपये देगा, हाँ, कि तुम बताओ कैसे कैसे होगा, या वो सारा प्लान बना के दे देगा कि इस इलाके में 3 टाइगर के मूवमेंट है, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ रहेगा, ऐसा रहेगा, और उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दिया, 50,000 रुपये ले लिया। तो उनका पगार बढ़ाओ यार, उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, ताकि वो अपना, जब खाली पेट देखिए भजन नहीं होता है, उसको इतना तो दो कि वो अपनी फैमिली के साथ संतुष्टि से रह सके। और मिलता क्या है? गाली। जो भी अफसर आएगा वो 4 बातें ही सुनाएगा। अरे बहुत उसमें वो लोग विषम परिस्थिति में काम करते हैं, मैंने देखा है। और कई होते जो परमानेंट नहीं है। बांधवगढ़ की बात थी, उनकी तनख्वाह कितनी थी गार्ड साहब की, शायद में ऐसे ही 1800 या 2200 रुपये, 24 घंटे की ड्यूटी, जंगल की रात में, दिन में, डंडा लेकर के आप जंगल में घूमो, जान का खतरा अलग है, मेहनत बेइंतहा। उस 2200 या 2400 मुझे एग्जैक्ट इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, 1800 भी था शायद। तो मैं कह रहा हूँ उसमें उसको खाना भी खाना है बना करके खुद से, महीनों से घर नहीं गया है, क्या बचाएगा वो? वो से कोई अफसर आ गए तो चाय पानी की व्यवस्था भी अपनी जेब से कर रहा है, दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, तो उसको क्या बच रहा है यार? वो 50,000 रुपये लेके क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएगा? उसको लगता है जाए भाड़ में, एक टाइगर जाता है जाए। बिल्कुल सही बात है। तो इस पे भी सरकार को काम करना चाहिए। जंगलात में अभी भी हर जंगल में जाएंगे तो वहाँ पे स्टाफ की कमी है, जो वैकेंसीज हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, ताकि जंगल पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके और उनकी सुविधाएं भी अच्छे से सरकार को देनी चाहिए। जहाँ हम इतना खर्चा कर रहे हैं यार, तो उनकी तनख्वाह देने में हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, उनको अच्छे से जीने देने का तो अच्छा रेवेन्यू मॉडल भी है, बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं जंगल के लोग। और सरकार की तरफ से आपको अलग NTCA जितनी ये जो हैं वो अलग से फंडिंग आपको देती हैं जी, तो दिक्कत कहीं नहीं है। तो इंसान जो काम कर रहा है जंगल को बचाने के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें एक जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है जो आम लोग हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी इस तरह से बनती है कि वो उन सामान का बहिष्कार करें, वो ना खरीदें। आप अगर जब तक
हाथी के दांत के बने हुए सामान तो को ये सारा खरीदते illegal रहेंगे। है। इलीगल तो है, पर उसको डिमोटिवेट करना भी ज़रूरी है ना, कि वो हमारे वो उसके लिए किसी के मन में कोई खास बात आए ही नहीं कि उसको लेना है, मतलब वो फैशन के तौर पे ना आए, वो कोई ऐसी एग्जॉटिक चीज़ ना लगे। देखिए तो वो मैं कहूँगा कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज आया इन सब चीज़ों में। पहले तो हर आदमी ट्रॉफी की तरह लगा एक रखता भूसे में भरा था। हुआ हाँ। शेर का वो रखते थे डमी, हाथी के दांत, हिरन की खाल, ये शौक और एक वो दिखाना कि हम बहुत वो हैं। इनफैक्ट खुद शिकार करके ही ले आते थे। अब धीरे 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 चूंकि ये प्रतिबंध लग गया, ये सारी चीज़ें बैन है, उसके अलावा मैंने देखा है लोगों में काफ़ी हद तक अवेयरनेस है कि नहीं हमें ये गलत लगता है और नहीं करना चाहिए। अब कुछ मतलब उसको लेके जो क्रेज है लोगों में, वो उसको डिमोटिवेट करना वो बहुत हद तक हो गया। बहुत हद तक हो गया। इसलिए लोग जो जंगल जा रहा है घूमने के लिए ना, वो प्यार करने जा रहा है जंगल से प्यार करते हैं, इसलिए जंगल जा रहा है। और अब नहीं दिखता ये इतना, लेकिन बाहर देशों में इसकी बड़ी डिमांड है। चाइना, वहाँ पे मतलब चाइना में क्या नहीं खाते, और वहाँ से सबसे ज़्यादा डिमांड आती है चाइना से कि जी हमें टाइगर चाहिए, इंडियन टाइगर। जबकि चाइना में बहुत टाइगर हैं कैप्टिव में, वो पालते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं वहाँ पे। इंडिया में ये सब तो है नहीं। इंडिया में जो भी है वाइल्ड में है, कैप्टिव में है तो जू में है, और खाने पीने का सिस्टम तो है ही नहीं। तो ये एक बड़ा वो है कि पोचिंग बहुत बड़ा थ्रेट था, है और हमेशा रहेगा। तो अगर आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते तो अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, बिल्कुल अपने मैन पावर को बढ़ाइए, अपने सिस्टम सही कीजिए। डिफेंस सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा आपको। आप ये कभी नहीं होगा ऐसी आइडियल सिचुएशन कि कभी लोग कोई पोचिंग ना करें। नहीं, ऐसा कभी नहीं तो होने वाला। लोग करेंगे ही करेंगे। आपकी मजबूती होनी चाहिए डिफेंस सिस्टम। कई उसमें मतलब होता है, जब टाइगर टेरिटरी से बाहर निकल जाए, जंगल से बाहर चला जाता है, तो जंगलात वाले मेहनत करके उसे वापस लेकर के आते हैं। ये तो होता रहा है, लेकिन पोचिंग का कोई इलाज नहीं है। वो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, उनको देखते के साथ गोली मार दो। वो डर मौत का जो रहेगा उससे काफ़ी तब भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो हो जाएगा, जैसे काजीरंगा में। क्योंकि एक बेजुबान को आप मारते हो यार, क्या मिलता है मार करके, और उसके पीछे 2 और शहीद हो जाते हैं। पूरा एक इलाका जो होता है ना, जिस टेरिटरी का टाइगर मरता है, पूरा इलाका डिस्टर्ब होता है, उनमें झगड़े होते हैं, कई बेजुबान और शहीद हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये जो अक्सर तेंदुए को लेकर मैं देखता हूँ कि जब किसी गांव में आ गया और लोग उसको पकड़ने की कोशिश में कर रहे हैं, उससे अपनी अपनी छतों से शोर मचा रहे हैं, ईंट चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, वो उसमें भी एक तरह की अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो ट्वीट किया था, जी, जो हाथी जेसीबी सर मार, हाँ मैंने देखा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का वीडियो था। एक हाथी जंगल से आपके इलाके में आ गया, आपके इलाके में नहीं है भाई, आप उसके इलाके तक आ गए हैं। तो पूरी भीड़ मैंने देखी पागलों की तरह, जेसीबी लेके आ गए उसको ढकेलने के लिए, वापस जाओ। तो फिर हाथी ने जो अपना जोश दिखाया ना बॉस, मारा है जेसीबी, उछाड़ के फिर गिरा है। अगर वो चाहता जेसीबी को पलट देता, फिर वो वापस हुआ और पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ उसे दौड़ा रही है। पहली चीज़ कि वो हाथी पलट करके लोगों को कुचलना शुरू कर देता ना, कई की मौत हो जाती है। दूसरा, उसने क्या किया, कुछ नहीं, वो इलाके से, आपके इलाके में नहीं यार, वो अपने इलाके में आया था, घूम रहा था, घूमने देते, चला जाता, जंगलात वाले आते उसको टैकल कर लेते, यहाँ आप शेर खां बन गए। फिर वॉच टावर था, हाथी ने जाकर, क्योंकि लोग इतना सुन के, मतलब शोर शराबा जो है किसी भी जानवर को पसंद नहीं है। बिल्कुल, वो हमारी तरह नहीं कि मॉल में बैठ के म्यूजिक चल रहा है, हमें कोई जब शोर होता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उससे लगता है कि अटैक है। वो एंजाइटी में रहता है उस समय। तो उसने वॉच टावर में जाकर सर मारा धड़ाम, बल्कि 1-2 लोग गिरते हुए देखे, कूद गए, मतलब हालांकि 2 बार और मतलब वॉच टावर गिरा देता, पूरा सीमेंटेड वो था। फिर वो हाथी अपने आप जख्मी भी हुआ, क्योंकि जेसीबी सर मारा था उन्होंने। मेरा यहाँ पे कहना है कि बॉस, जो आप लोग हरकत कर रहे हो ना, एक तो कि टाइगर आ गया या लेपर्ड आ गया गांव में, या हाथी आ गया, आप फन्नी खां क्यों बन रहे हो? वो चला जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, वो चुपचाप चला जाएगा। आप उसे जाने का मौका तो दो। आप चिल्लाने लोगों, ये इधर आ, इधर, वो इधर भाग रहा, वो उधर भाग रहा है, एंड में वो किसी पे झपट्टा मार देता है, फिर आपको तो लो जी, ये तो हमें मारने आया था। जंगल वाले हैं, आप उनको इन्फॉर्म कीजिए
वो आकर के उसको हैंडल करेंगे। उनके एक्सपर्टाइज है, आपकी कोई एक्सपर्टाइज नहीं कि आपके घर में लेपर्ड आ जाए या हाथी आ जाए, टाइगर, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सिवाय शोर मचाने के। तो ऐसे चीज़ें देख करके बड़ा घटिया लगता है कि इंसान पता नहीं क्या उसको तमाशा बना देता है। तमाशा बना देता है। मतलब देख के मुझे वो वीडियो कोफ्त हो रहा था कि किस तरीके से एक बेजुबान को आप लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जानवरों के को लेकर अभी हमारे समाज में उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। हमें लगता है कि वो नहीं, हमारे जानवर हम हैं। हाँ, जानवरों को ये एहसास नहीं है कि शरीफ जो हैं वो जंगल में रहते हैं, उनको परेशान न किया जाए। जानवर जैसे हरकत तो हम करते हैं। क्योंकि वो कोएग्जिस्टेंस की जो एक धागा था वो टूट गया है। तो अब हम जब किसी जानवर को देखते हैं तो हमें लगता है ये किसी दूसरी दुनिया का है, क्योंकि दुनिया तो ये है जहाँ हम रहते हैं, हमें ऐसा लगता है। और ये किसी दूसरी दुनिया से आया तो उसको एक तमाशा बना देना, उसको देख के शोर मचाना, उसे मारने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जो हैं। एक ना अभी सीरीज़ आई है सोनी लिव पे, आवर प्लैनेट पार्ट 3। तीनों सीरीज जो हैं कमाल की हैं। मैं चाहूँगा लोगों से देखें। इस वाले में अच्छा वो अनटच्ड है, बहुत ही एक्सट्रीम में जाकर शूट करते हैं और कमाल का उनका काम है। तो इस वाले एपिसोड में मैं देख रहा था तो इंसान हर जगह पहुंच चुका है, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो जंगल हो, कहीं पे भी। तो उसमें मैंने दिखाया गया है कि जानवरों ने हमारे साथ अलाइन होकर जीना सीख लिया है, हम नहीं सीख पा रहे। वाह, क्या बात है। कि आप मछली मारने गए हैं, पूरी की पूरी मतलब 1 किलोमीटर की लंबी जाल बचा करके, जो सील मछली होती है उनका खाना है वो छोटी छोटी मछली, आप पूरा खींच रहे हो। वो बेचारे परेशान है कि हमारा पूरा खाना मतलब हज़ारों क्विंटल मछली एक बार में आप खींच रहे हो जाल से। तो उन्होंने क्या किया, जाल को कुतर दिया और मछलियाँ उसमें से निकलने लगी, वो खा रहे हैं। फिर कुछ लोग जाल के अंदर ही कूद गए। तो कहने मतलब अगर आप पूरे उस वीडियो को देखेंगे, सीरीज़ को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम नहीं सुधर रहे, लेकिन वो काफ़ी हद तक सुधरते सुधरते यहाँ तक आ गए। और वो नए तरीके सीख रहे हैं, नए तरीके सीख रहे हैं सर्वाइवल के लिए, ये जानते हुए कि इंसान कितना घटिया है, हमारे पूरे इलाके पे कब्जा कर चुका है और करता जा रहा है। तो उसके साथ वो जीना सीख चुके हैं, लेकिन हम हदें पार करते जा रहे हैं, हम इतने सब खत्म कर देंगे। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो इसी सजेशन के साथ हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और चिट्ठियाँ शामिल करते हैं जो हमारे दोस्तों ने हमें भेजी हैं। पहली चिट्ठी जो आई है वो गोरखपुर से है। सुरेंद्र कुमार साहब ने लिखा है। लिखते हैं, नमस्ते शेर खान, पॉडकास्ट का हर एपिसोड जंगल की सैर जैसा लगता है। आपके शब्दों से मानो जंगल हमारे कानों में गूंजने लगता है। कभी किसी बाघ की गुर्राहट सुनाई देती है तो कभी किसी परिंदे की चहक। आसिफ खान साहब का अनुभव और उनके किस्से दिलचस्प होते हैं। जमशेद भाई इस पॉडकास्ट की रूह हैं, शुक्रिया। खानचा, आपकी कहानियों से हमें जंगल का असली चेहरा देखने को मिलता है। आपने जिस तरह से बाघ, हाथी और जंगल के दूसरे बाशिंदों के बारे में बताया है, वाकई कमाल है। आपकी जानकारी और अनुभव हमें जंगल से जोड़ते हैं और ये एहसास कराते हैं कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। शेर खान सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि जंगल की धड़कनों को महसूस करने का एक शानदार जरिया है। आप दोनों इसी तरह हमें जंगल की अनसुनी कहानियों से रूबरू कराते रहें। हम हर हफ्ते नए एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं, आपका एक बड़ा फ़ैन। उसके बाद इन्होंने दिल बनाया है, नीचे लिखा है सुरेंद्र कुमार, गोरखपुर। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई, गोरखपुर में बैठ के आप देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप अपने दोस्त, अपने फैमिली के साथ शेयर कर रहे होंगे और ख़त लिखते रहिए सर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि और उम्दा कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी आकांक्षा की है। लिखती हैं, प्रिय खानचा और जमशेद भाई, नमस्ते। मेरा नाम आकांक्षा अवस्थी है। मैं 32 साल की हूँ और भोपाल के कॉलेज में सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। मैं आपका ये पॉडकास्ट हमेशा सुनती हूँ। शेर खान सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंगल की पगडंडी पर चल रहे हों, जहाँ हर मोड़ पर कोई नई कहानी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। इस पॉडकास्ट ने हमें सिर्फ जंगल और जंगली जानवरों के बारे में नहीं बल्कि इंसान के बारे में भी गहराई से समझाया। कितनी खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात लिखी आपने। खानचा, जब आपने एक एपिसोड में उस बाघिन की कहानी सुनाई थी जो अपने शावकों को बचाने के लिए जंगल के कई जानवरों से लड़ी थी, तो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसकी हिम्मत और सूझबूझ ने दिल जीत लिया। इस कहानी से मुझे एहसास हुआ
कि जंगल में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी ज़रूरी है। बिल्कुल। शेर खान सुनने के बाद बाघों के प्रति मेरा सम्मान और भी बढ़ गया। जमशेद भाई, आपके सवाल और धैर्य से खानचा को एक उत्सुक बच्चे की तरह सुनना काबिल तारीफ़ है। मैं आपका शो स्टोरी बॉक्स भी सुनती हूँ, आपकी कॉमेडी कहानियाँ कमाल होती हैं। खानचा से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि गोरिल्ला और इंसान की दोस्ती पर मैंने एक फ़िल्म देखी थी। क्या वाकई गोरिल्ला इंसान के दोस्त हो सकते हैं? उनकी आदतें और समझ-बूझ इंसानों से कितनी करीब होती हैं। बाकी शेर खान मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं बल्कि जंगल से जुड़ने की एक खिड़की है। आप दोनों इसे खुला रखिए, हम हर हफ्ते इस खिड़की से जंगल झांकने के लिए तैयार हैं। शुभकामनाओं सहित आकांक्षा। बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी आपका। और आप भोपाल से हैं, आज देखिए हम बात भी वहाँ के वन विहार की कर रहे हैं जी। और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। और आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप 4 लोगों को और अवेयर करेंगे, जंगल से प्यार करने के लिए उनको फोर्स करेंगे, मैं कहूँगा, या मनाएंगी। बहुत अच्छी बात है। जंगल से जितने लोग जुड़ेंगे उनसे प्यार करेंगे, जंगल हमारा बचा रहेगा। और गोरिल्ला वाली बात जो है वो हम इस पे भी कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि आप गोरिल्ला को, चिंपैंजी को अगर देखें तो उनकी काफ़ी हरकतें हमारी तरह ही हैं। और आदि मानव जो होते थे पाषाण युग में, कुछ हम ऐसे ही हमें दिखाया जाता था। तो और उनका दिमाग बहुत तेज होता, बाय द वे। राइट। तो वो इस पे हम कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी। और इसको आप देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि जंगल बचाना हमारी ड्यूटी है। हम सब कुछ जंगलात वालों पे नहीं छोड़ सकते। हमारी अपनी ड्यूटी है जो हमें अपने समाज के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हमें इतना तो करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। एक चिट्ठी है जो नागपुर से आई है जी। लिखते हैं, हेलो खानचा और जमशेद भाई, आपके पास तो बहुत सारे मेल और ख़त आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शेर खान सुनना मेरे लिए सिर्फ एक पॉडकास्ट का मज़ा लेना नहीं बल्कि एक रोमांचक सफ़र पे निकलने जैसा है। खानचा के शब्दों से जंगल की तस्वीर इतनी साफ बन जाती है कि लगता है बस आंखें बंद करूं और किसी घने जंगल में खड़ा रहूं, किसी जहां दूर कहीं कोई बाघ चुपचाप अपने शिकार पर नज़र गड़ाए बैठा है, तो कहीं कोई हाथी अपनी टोली के साथ नदी के किनारे पानी पी रहा है। मुझे ख़ास तौर पर वो एपिसोड याद है जिसमें खानचा ने रुद्रपुर वाले टाइगर की कहानी सुनाई थी, जो एक छोटे से गांव में घुस आया था और पूरा गांव दहशत में था। उन्होंने बताया था कि कैसे लोग डरे थे और आखिरकार जिम कॉर्बेट साहब ने उसका शिकार किया था। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये वो सबक हैं जो हमें जंगल और उसके बाशिंदों की ज़िंदगी को बेहतर समझने में मदद करते हैं। खानचा तो कमाल ही हैं। आप दोनों का ये शो दरअसल हमारा अपना शो है, हम इसे बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। आप दोनों ने हमें जंगल की ज़िंदगी से प्यार करना सिखाया है। हर हफ्ते शेर खान सुनने का इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये शो सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि हमें जंगल की असली धड़कनों से जोड़ता है। इसी तरह हमें जंगल की कहानी सुनाते रहिए। शेर की दहाड़ जितनी ताकतवर आवाज़ में, आपका सच्चा फ़ैन, मंजीत, नागपुर। मंजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नागपुर से आप हमें सुन देख रहे हैं। और यार, इतनी अच्छे शब्द लिखते हैं ना लोग कि लगता है कि अपना पूरा मेहनत जो है, पैसा जो है, वसूल हो जाता है। इतनी मोहब्बत देख कर लगता है यार कि कई बार हम बात करते हैं ना कि अभी छोड़ देते हैं, फिर ये जब मंजीत भाई जैसे लोग खत लिखते हैं तो हमें ऊर्जा मिल जाती है फिर कि और करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। देखते रहिए, सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। रोहन रेडकर साहब ने कहा है, डियर खानचा, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई ऑन द लास्ट मेल। Sir, please discuss about small cats of India, like the rusty spotted cat, and have you cited any of them, and what should be done to conserve them? Thank you, जंगल जिंदाबाद। रोहन साहब पूछ रहे हैं। रोहन साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने जंगल कैट भी बहुत मुश्किल से दिखती है, वो देखी है। और मतलब कैट्स फैमिली में मैं जाऊँ तो नाना प्रकार की हैं, बहुत सारी हैं। मैंने ये वाली नहीं देखी, रस्टिक जो आपने बोला। बट यस, अब मैं सोच रहा हूँ यार, मैं जंगल दोबारा घूमना शुरू करूँ जमशेद भाई। वापस से वो कीड़ा काट रहा है मुझे, बट ये नौकरी यहाँ की भी है। लेकिन नहीं, अभी हम और जमशेद भाई आज ही बात कर रहे थे कि अब हम थोड़ा और जंगल जाएंगे साथ में, और वहाँ से बैठ के हम लोग कुछ पॉडकास्ट करेंगे तो उसका मज़ा ही अलग होगा। और कोशिश करेंगे कि जो डिमांड्स हैं लोगों की वो पूरी कर पाएँ। बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये थी इस हफ्ते की चिट्ठियाँ। और अब हम चलते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी हलचल बनी रहती है। बहुत सारे जो हमारे जंगल जिंदाबाद वाले साथी हैं वो उस पर बातचीत करते हैं। मैं आज देख रहा था उसमें। तो पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप भी ऐसी चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका नंबर है 9953323303। इस पर आप मैसेज करें तो आपको हम एक ग्रुप में जोड़ लेंगे, जहाँ पर आप ही जैसे इंटरेस्ट रखने वाले तमाम वाइल्ड लाइफर और जंगल प्रेमी जो हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मैं बताता हूँ कि इस हफ्ते इस ग्रुप पर जिन लोगों ने मैसेज किया और जो आपस में मैं देख रहा था कि बड़ी बातचीत चल रही थी, बल्कि इसी टॉपिक पर जिस पर हमने बात की अभी, अच्छा, इस पर बात चल रही थी। उसमें रविशंकर सिंह साहब थे जो फिक्र जता रहे थे कि लगातार टाइगर्स की मौत हो रही है और इस पर हमें कुछ करना चाहिए। आयुष हैं जो कह रहे थे कि D1 भी नज़र नहीं आ रही है उस इलाके में, जो उसका जिक्र कर रहे थे। प्रभान शुक्ल साहब थे, उन्होंने भी जिक्र किया। भोले यादव साहब ने ग्रुप पे लिखा कि कलवा की कहानी डिटेल में कब सुनाएंगे खानचा। हाँ यार, कलवा इस बार मैं सोच रहा सुनाऊंगा, बट ये छोटे भीम साहब वाली कहानी आ गई। कलवा करते हैं, अगले हफ्ते करते हैं। सौरभ कुमार सिंह थे जिन्होंने लिखा जंगल जिंदाबाद। और ऋषभ चौरसिया साहब ने बड़ा सुंदर मैसेज उसमें लिखा था। उन्होंने कहा कि जब मैं इस ग्रुप पे आता हूँ तो ये ग्रुप जो है वो एक घर की जैसा महसूस होता है, और इस ग्रुप में जुड़े हुए जो बाकी सदस्य हैं वो किसी परिवार के सदस्य जैसा लगते हैं। यार, बहुत अच्छी बात लिखी सर। ऋषभ चौरसिया साहब ने लिखा। चौरसिया साहब की जय हो। तो आप भी अगर इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो 9953323303 पर अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। इवन वॉइस नोट भी आप दे सकते हैं, और वॉइस नोट दीजिए। हाँ, या हम उसे शामिल करेंगे, आपकी आवाज़ हम शो में शामिल करेंगे। अब चलते हैं अपने पिछले हफ्ते के जो हमारा एपिसोड था उस पर जो आपके यूट्यूब कमेंट्स हैं, देखते हैं कि वहाँ पर किसने क्या लिखा है। तो सबसे पहला जो कमेंट या सबसे लेटेस्ट कमेंट जो मैं देख पा रहा हूँ उस कमेंट सेक्शन में, वो है विवेक कुमार शर्मा साहब का। लिखते हैं कि वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स पर इतनी डिटेल और शानदार स्टोरी टेलिंग सिर्फ शेर खान में ही देखने को मिलती है। अरे शुक्रिया सर। आसिफ भाई और जमशेद भाई, आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जंगल जिंदाबाद। ये विवेक शर्मा साहब हैं जहानाबाद, बिहार से। थैंक यू विवेक भाई, और जंगल जिंदाबाद आपको भी। ये शो आप जैसे लोग या देखने और सुनने वाले लोगों की वजह से चल रहा है, और आप भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि इस प्रोग्राम को हम एक नया आयाम दे सकें और जो हमारा मिशन है लोगों को अवेयर करने का वो पूरा हो सके। अनिकेत जोशी लिखते हैं खानचा को जंगल जिंदाबाद। जमशेद भाई को नमस्ते। नमस्ते। शेर खान शो के माध्यम से जंगली बिल्लियों और बाघों की कहानियां सुनने का आनंद आता है। उमरेड करहंडला का एक मशहूर टाइगर जय की कहानी भी बहुत प्रभावित करने वाली है। जय दूसरे जंगल से उमरेड करहंडला आया था और उसकी पोचिंग हुई थी। ये एक अनोखा मामला था जो वाइल्ड लाइफ संरक्षण और टाइगर बिहेवियर को समझने के लिए ज़रूरी है। आप इस पर एक बार डिटेल चर्चा कीजिएगा। ज़रूर करेंगे सर। अनिकेत जी, थैंक यू अनिकेत, इस पे हम चर्चा करेंगे और आप सुनते देखते रहिए। आपको बहुत शुक्रिया। खानचा को लव यू टू। अभिषेक भारद्वाज कह रहे हैं जितना आपको इस दुनिया के जानवरों से प्यार है उतना ही पसंद हम आपको करते हैं। बात बस इतनी है कि इस देश का आदमी जगता देर से है पर जागता ज़रूर है, और जिस दिन जागता है उस दिन आती है क्रांति, और जब तक नहीं आती तब तक पीर बाबा का दम किया हुआ पानी लगा कि कुछ गाली जमाने को सुना के जिया जा सकता है। आप अपना काम है लगे रहने का, तो लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। बाकी हर हर महादेव, जय मुंगेर, जय दुद्दी, जय हो भारत देश की। हर हर महादेव गुरु। अभिषेक गुरु, जो तुमने लिखा है ना, बहुत बड़ी बात लिख दी कि जागता ज़रूर है। तो सबको जगाना है, खुद भी जागते रहना है और जंगल को बचाना है। मिशन यही है। बहुत शुक्रिया दोस्त। जमशेदपुर से एक चिट्ठी, एक कमेंट आया है। ये तो जमशेद, हाँ, पर इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना, कौन है ये। जमशेदपुर से ही है। आई एम अ फॉरेस्टर। ये जंगल कनेक्टेड है पलामू टाइगर रिजर्व एस से दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर वहाँ से एलिफेंट कॉरिडोर है, ओडिशा, शिमलीपाल और बंगाल। कोई सवाल नहीं है, पर शुक्रिया आपने कमेंट किया। थैंक यू सो मच सर। हीना बेसिकली हमने जो एपिसोड किया था उसके बारे में ये और जानकारी ऐड कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हीना जी जो अक्सर कमेंट करती हैं। जी, हीना जी, जंगल जिंदाबाद और आबाद रहे हमेशा।
एक और शानदार एपिसोड के साथ खानचा की वापसी बहुत शानदार थी। ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त ठहर जाए और शेर खान सुनते रहें। बहुत अच्छा लगता है आप दोनों के बोलने और सुनने की ताल में। गॉड ब्लेस यू बोथ। बेसब्री से नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। हिना, थैंक यू हिना जी। और आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं या देखती हैं, और आप लोग की जो मोहब्बत है वो ऐसे ही बनी रहे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कभी भी हम निराश ना करें। नई नई कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार साहब हमेशा की तरह दिनेश साहब की क्या बात कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। देव प्रसाद समल साहब कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद, मैं ओडिशा से हूँ और सिमलीपाल के ब्लैक टाइगर के बारे में एक पॉडकास्ट कीजिए प्लीज़। बिल्कुल सर, जल्दी करेंगे सर। सचिन पाटिल कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद, शेर खान और जमशेद भाई। रविंद्र कुमार जंगल जिंदाबाद। थैंक यू। गौरव जोशी कह रहे हैं वेलकम बैक, शानदार कम बैक फ्रॉम शेर खान। थैंक यू। आप तंदुरुस्त रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। शादाब साहब कह रहे हैं थैंक यू फॉर कमिंग बैक। के.एस. सिंह कहते हैं जंगल जिंदाबाद। आदित्य यादव कह रहे हैं अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। अंकित ठक्कर लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। सर जी बहुत सुनना पसंद करता हूँ आपको, आवाज़ दमदार है शेर खान खानचा आपकी। वहीं जमशेद भाई की आवाज़ में बड़ा सुकून देती है। आई लव टू लिसन हिज वॉइस, इट इज़ वेरी सूदिंग टू द ईयर्स। बहरहाल आपके इस पॉडकास्ट का जो महोत्सव जो आप मना रहे हो वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि कहानी भी है और जानकारी भी मिलती है। आपके शेर खान सीरीज़ हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन पेनिंग डाउन अ प्ले आई एम राइटिंग। मेरे 80% इन्फॉर्मेशन आपके पॉडकास्ट से ही आई है। अरे वाह, क्या बात है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और आपका ये पॉडकास्ट जंगल के प्रति जिम्मेदार बनाना सिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यही हमारा मिशन है। आप ये जंगल जिंदाबाद महोत्सव यूं ही मनाते रहिए। बहुत सारी मोहब्बत आप लोगों को। अंकित ठक्कर। थैंक यू अंकित भाई, जंगल जिंदाबाद। और जो काम हम कर रहे हैं वही काम मेरे ख्याल से आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों तक जंगल की बात को ले जाना। बहुत शुक्रिया आपका। First time I'm watching and listening your podcast with Sher Khan. Sher Khan is very polite and humble person. Thank you both. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और कमेंट्स के साथ अपना नाम ज़रूर लिखें, अपने शहर का नाम लिखें ताकि और मज़ा आए आपसे जुड़ने में। इरफान हुसैन साहब लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शेर खान और जमशेद भाई। वालेकुम सलाम। हमने सुना है कि जिम कॉर्बेट साहब को चंपावत के फॉरेस्ट बंगले में जो अनुभव हुआ, जिसके बारे में कॉर्बेट साहब ने नहीं बताया, कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ की कहानी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जंगल में पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं और आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? लंबे सवाल के लिए माजरत, जयपुर से पूछ रहे हैं हुसैन साहब। देखिए हुसैन भाई, ऐसा तो जो आपने कहा भूत जैसी चीज़ें नहीं, भूत शहरों में होते हैं। भूत तो हमारे बीच में हम सारे भूत ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। जंगल में हाँ ये है कि गलत फहमियाँ हो जाती हैं लोगों को कि उधर से पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो हवा चल रही। जंगल साउंड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन रात में क्या होता है कि आप जा रहे हैं वहाँ, आप लोग भूत, अंधेरे में हर आदमी डरता है। तो मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया सर। असल में जो पुराने वक्त से जो हॉरर फिल्में और थ्रिलर फिल्मों ने हमें ऐसी ब्रीफ बना दी है कि अकेलेपन और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ भूत आ जाता है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त वाइल्ड लाइफ इसलिए हमें लगने लगता है। अदरवाइज बहुत सारे वाइल्ड लाइफ दोस्त जिन्होंने कहा कि मैंने देखा है भूत जंगल में। अब क्या बहस करूँ इस पे? तो क्योंकि आप साबित कर सकते हैं कि उसने नहीं देखा है, ना वो साबित कर सकता है कि बस आपस में तो बात मान लेना ठीक है। खैर, लव फ्रॉम पाकिस्तान एक साहब कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। कभी हमारे साइट के जानवरों के बारे में भी बताएं। नहीं बिल्कुल, आप कुछ कहानियाँ सुनाएं हमें, मैं कहूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहाँ तो मैं आ नहीं सकता क्योंकि वहाँ आना दूरी बहुत है, बट यस हम कभी बात करेंगे उस पर। बहुत और आप लंबे कमेंट में कुछ वहाँ के बारे में बताएं। बिल्कुल, कुछ बताइए हमें पाकिस्तान के जानवरों के बारे में और कुछ अपने बारे में, अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, आप वहाँ से हमें सुन देख रहे हैं जी। हेलो जमशेद जी, आसिफ जी, ये सप्त ऋषि साहब कह रहे हैं आप लोग तो मेरा क्वेश्चन लेते ही नहीं हो, पता नहीं क्या क्राइटेरिया है, हर टाइम रिजेक्ट ही हो जाता है। जमशेद भाई का जो मेल एड्रेस है उस पर 150 रुपये पेटीएम कर दिया कीजिए, ले लेंगे। ये ऐसी बात नहीं है, कोशिश रहती है सारे खतों को लेने की। हर खत को लेना पॉसिबल नहीं होता है, बट ऐसा मत सोचिए कि इग्नोर किया जाता है। आपके जो खत, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़े जाते हैं। कई बार
वक्त की कमी की वजह से ले नहीं पाते। आज जमशेद भाई ने आपकी ये जो शिकायत थी उसे दूर कर दी है। जी। फोटो ठेका नाम से एक है किसी का चैनल है, उन्होंने लिखा है सर एक बात बताएं, क्या ऐसा है कि जब टाइगर नेशनल पार्क्स के अंडर सफारीज में दिखना बंद हो जाए तो वो विलेज में घूमता है और शिकार करता है मवेशी और इंसानों का? प्लीज़ बताएं। अक्सर टाइगर कई बार जंगल से बाहर निकल के बफर जोन या किसी गांव में जा कर के मवेशियों का शिकार कर लेता है, और जब वो बाहर होगा तो अंदर आप जिप्सी से घूम रहे हो आपको नहीं दिखेगा। अबू बकर साहब हैं, अबू बकर अफजल गुज्जर, ये भी पाकिस्तान से मैसेज आया है, इन्फॉर्मेशन ऑफ। क्या बात है यार, हमारे हिंदुस्तान के जंगल को पाकिस्तान में देखा जा रहा है, इससे खुशी की बात क्या होगी। हाँ, बल्कि दूसरे और अलग अलग कंट्रीज से बहुत मील्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। कुछ बताइए अपने बारे में, अपने जंगलात के बारे में हमें भी। हाँ, राजबीर पुनिया साहब कह रहे हैं लव यू डार्लिंग खानचा। लव यू टू सर। आदर्श यादव हैं, और दिनेश कुमार कह रहे हैं वेरी डिसहार्टनिंग टू हियर अबाउट पोचिंग ऑफ टाइगर्स एंड किलिंग ऑफ अनदर टाइग्रेस, अनफॉर्चुनेटली एन अनप्लेजेंट बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। दिनेश साहब हैं कनाडा से। दिनेश साहब, बिल्कुल इनको मैं जानता हूँ। दिनेश साहब, इस बार भी कुछ ऐसा ही है मामला, जो एपिसोड आपने देखा अभी। क्या कर सकते हैं सर, कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी बात, हम जैसे अगर और लोग बात करेंगे, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, तो उसका असर जंगलात वालों पर पड़ता है। हमें दबाव बनाना पड़ता है कई बार कि चीज़ें सही नहीं, उसे सही की जाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें रेगुलर सुनते देखते रहते हैं, और यूँ ही देखते सुनते रहिए। बहुत शुक्रिया सर। अमलान ज्योति साहब कह रहे हैं कि विदाउट द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट इंडिविजुअल्स एंड रेंजर्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू पोच एनी टाइगर, एंड आई एम श्योर आउट ऑफ 11 नॉट ओनली 2 टाइगर्स बट मोर टाइगर्स हैड बीन किल्ड एंड नेम्ड इट एज टेरिटोरियल फाइट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। जो टेरिटोरियल टाइगर मरते हैं उन पर निशान वगैरह होते हैं, और पोचिंग वाले अलग दिखते हैं। हाँ, ये जो बात कर रहे हैं कि मैंने भी कहा है, ये तो हमने कि मिली भगत के बिना तो नहीं हो सकता। सुहेल खान कह रहे हैं कि आपको लगता है आगे जाकर कहीं का कहीं लायन और टाइगर अगर फिर से आमने सामने आ जाएं एक ही जंगल में, जैसे वो एरिया ढूंढते हुए आगे बढ़ते हुए, तो कौन जीतेगा? ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है। एक बार और किसी ने पूछा है, कई बार पूछा है यार, ये बड़ा अजीब सा सवाल है। जब होगा तो मैं देखूंगा तो ज़रूर बताऊंगा कौन जीता था। ठीक है। तुषार साहब कह रहे हैं कि भाई साहब अब कुछ बातें घोस्ट कैट पर भी कीजिए। घोस्ट कैट क्या होता है ये? मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो ये जानना पड़ेगा, अगले कमेंट में बताइएगा कि तुषार आई थिंक कंपनी वगैरह में जो ब्लैक पैंथर वगैरह हैं, शायद उनकी बात कर रहे हो। थोड़ा और तफसील से बताइएगा थोड़ा कि क्या है, किसके बारे में आप बोल रहे हैं। एक साहब ने क्या, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस आर बेन ऑफ आवर कंट्री। दिनेश साहब कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से उस पर कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं, और उस पर हम कोई एक्शन नहीं हो रहा है उस पर। ये बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक डिपेंड करता है। हर पॉलिटिशियन या कोई भी जंगलात को ब्लेम नहीं करता हूँ। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, नज़रिया है सबका अपना अपना। जुहेब अहमद कह रहे हैं सच कहते हैं खानचा, इंसान से गिरा हुआ जानवर कोई नहीं है। बिल्कुल, इसका उदाहरण है आज बांधवगढ़ का टाइगर छोटा भीम, जिसके गले में फंदा पड़ गया, आज चला गया इस दुनिया को छोड़कर। बेचारा से रोने का आइकन बना रहे हैं बेचारे। देखिए, आज ही हमने वो एपिसोड किया, इन्होंने इन्फॉर्मर में पहले कर दिया था। बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा शोभा बोर्ड कह रही हैं जंगल जिंदाबाद। राजबीर पुनिया कह रहे हैं लव यू डार्लिंग खानचा। रेडियो कॉलर पर भी हमने बात की थी, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात जाहिर की है कि उन्होंने कहा है कि रेडियो कॉलर भले उस थोड़े इनकन्वीनियंट हो, लेकिन वो इस वक्त की ज़रूरत है, उससे काफ़ी मदद मिलती है जानवरों के लिए। रहती है। हाँ, सेफ्टी रहती है। बहुत शुक्रिया सर। और एनिमल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, यस, हर हाल में, उनके बारे में लिखा है। शानदार कह रहे हैं आदर्श यादव। थैंक यू आदर्श भाई। कुमार स्वामी कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। सरफान खान कह रहे हैं खानचा टॉम ऑल्टर जी पर वीडियो लाइए। कोशिश करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। कमेंट्स देखिए, हम सबके पढ़ते ही पढ़ते हैं, और जो यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं शो में, उसकी वजह है वक्त की कमी। तो जमशेद भाई, आज
को यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और दुआ कीजिए कि जंगल जो है हमारा सलामत रहे। तब तक के लिए हम यही कहेंगे, जंगल जिंदाबाद।